हेलो इंस्पेक्टर वरदान, आप जल्दी बंगला नंबर 113 में पहुंचिए। अभी अभी खबर मिली है कि एक 13 साल की लड़की ने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया है। इंस्पेक्टर वरदान ने जब ये सुना तो उन्हें भी एक पल के लिए धक्का लगा। वो तुरंत ही सब काम छोड़कर सीधे बंगला नंबर 113 पहुंच गए। सुबह सुबह ही बंगले के बाहर पुलिस और मीडिया का जमावड़ा लगा था। हादसे को अभी 2 ही घंटे हुए थे कि देखते ही देखते ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी थी। क्या लगता है ये एक 13 साल की बच्ची अपने ही घर के 4 लोगों को मार सकती है? लगने या ना लगने से कुछ फर्क नहीं पड़ता इंस्पेक्टर वीरेन। सबूत क्या कहते हैं, फर्क इससे पड़ता है। वैसे कहाँ है वो? कौन? सुमोना? उसे अभी उसके ही कमरे में बंद कर रखा है जब तक कि लेडीज पुलिस नहीं आ जाती। वीरेन की बात सुन वरदान सीधा सुमोना के कमरे की ओर चल दिया। उसका कमरा बंगले के सबसे आखिरी में था। जहां पहुंचने से पहले उसने परिवार के सभी सदस्यों की बदहाल लाशें देख ली थी। किसी की पीठ तो किसी का सीना तो किसी के चेहरे पर चाकू के इतने वार थे कि कोई भी लाशों को देखकर उल्टियां करने लगे। वरदान अभी सुमोना के कमरे के बाहर पहुंचा ही था कि उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके साथ साथ उसके ऊपर उड़ रहा था, और इस बात का शक उसे नीचे एक परछाई देखकर हुआ। मगर जैसे ही उसने अपने आसपास देखा तो उसके अलावा वहां कोई नहीं दिखा। वरदान दरवाजे पर खड़ा था। इससे पहले कि वो दरवाजा खोलता उसे कमरे के अंदर से एक और लड़की की आवाज सुनाई दी, जो कि सुमोना की नहीं थी। सामने सुमोना शीशे के सामने खड़ी अपने बाल बना रही थी और उसके हाथ अभी भी खून से सने हुए थे। अंकल आप आ गए? मुझे लगा ही था कि आप ही इस केस को हैंडल करेंगे। अफसोस आज आपको इस बंगले में चाय कॉफी पूछने के लिए कोई नहीं है। वो क्या है ना, मैंने सबको मार दिया। सुमोना, ये क्या अनाप शनाप बोल रही हो? वो सब तुम्हारे अपने थे। उन्होंने तुमको जन्म दिया था और बदले में तुमने उनको क्या दिया? इतनी भयानक मौत। मैंने उन्हें मारा नहीं है, बल्कि मैंने तो अपना बदला लिया है। सुमोना ने बड़ी मासूमियत से वरदान से कहा था, और इस वक्त उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो गई थी, जिससे वरदान डर के पीछे हो गया, क्योंकि एक पल को सुमोना में उसे किसी और का अक्स नजर आया, जिसे शायद वरदान अच्छे से जानता था। पर इससे पहले वरदान कुछ समझ पाता, 2 लेडीज पुलिस कांस्टेबल आई और सुमोना को अपने साथ ले गई। लेकिन जाते हुए सुमोना की नजरें वरदान को ही घूर रही थी, और तभी सुमोना ने चीखते हुए वरदान से कहा, सब तो मर गए, कोई किसी को नहीं बचा पाया। अब तेरी बारी है, बचा सकता है तो बचा ले। सुमोना जब ये वरदान से कह रही थी तब वरदान के चेहरे में किसी और का अक्स साफ साफ दिखाई दे दिया था, और कांपते हुए वरदान ने सिर्फ इतना कहा था, सुप्रिया? ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं नहीं। खुद से कहते हुए वरदान पुलिस स्टेशन ना जाकर सीधे अपने घर को भागा और हड़बड़ाते हुए पत्नी से कहा, प्रिया, प्रिया, जल्दी से सब जरूरी सामान पैक करो, हम लोग अभी के अभी ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन वरदान हुआ क्या ऐसे अचानक से? और अभी तो राहुल भी स्कूल से नहीं आया है। मैंने जैसा बोला वैसा करो, समझी? और राहुल को लाने के लिए मैंने हौलदार को बोल दिया है, वो कुछ ही देर में आता होगा। शाम होने से पहले हमें किसी भी हाल में ये शहर छोड़ देना है। वरदान ने जब ये बातें तेज आवाज में कही थी, जिसे सुनकर प्रिया ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप अपना सामान पैक करने लग गई। वरदान भी अपनी अलमारी से पैसे और जेवरात का बैग भर रहा था कि तभी उसे इंस्पेक्टर वीरेन का फोन आया। हाँ वीरेन, टिकट हो गई? सर वो टिकट तो मिल गई, लेकिन क्या आपने हवलदार धनीराम को राहुल को स्कूल से लाने के लिए कहा था क्या? वीरेन के मुंह से राहुल का जिक्र सुनकर वरदान का डर धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा था। उसने चीखते हुए वीरेन से कहा, क्या हुआ मेरे राहुल को? सर हवलदार तो उसे स्कूल से लेकर आ ही रहा था, लेकिन रास्ते में गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। सर हवलदार धनीराम नहीं रहा और तब से राहुल भी गायब है। मैंने उसे ढूंढने के लिए
वीरेन अभी बोल ही रहा था कि तभी उसने एक मैसेज लिखा और उसे वीरेन को भेज दिया। एक के बाद एक चीजें बिगड़ती जा रही थी। वरदान को भी अब किसी अनहोनी का एहसास होने लगा था, पर तभी उसे अपने घर में एक अजीब सा सन्नाटा सुनाई दिया। प्रिया, कहाँ हो तुम? प्रिया, प्रिया! वरदान प्रिया को पुकारता हुआ उसे पूरे घर में ढूंढ रहा था, पर ना जाने प्रिया अचानक से कहां गायब हो गई थी। पूरे घर में सामान बिखरा हुआ था। कुछ देर पहले वरदान का बेटा राहुल लापता हुआ था और अब उसकी पत्नी प्रिया। वरदान का मानसिक संतुलन अब पूरी तरह से बिगड़ चुका था। वो अपने ही घर में चिल्लाता तो कभी आस पड़ोस में जाकर अपनी पत्नी को ढूंढता। इन्हीं सब चीजों में शाम ने रात की काली चादर ओढ़ ली थी और अब वरदान अपने घर के दरवाजे पर बदहाल बैठा हुआ था। और जैसे रात गहरी हुई तो उसने देखा कि उसकी पत्नी प्रिया अपने बच्चे राहुल को गोद में उठाकर घर के अंदर चली आ रही है। वो इतना रोई थी कि उसकी आंखों से आंसुओं के निशान सूख कर पपड़ी बनकर उसके गालों से चिपक उसका दर्द बयान कर रहे थे। एक माँ ने अपनी सबसे कीमती चीज खो दी थी। वो किसी जिंदा लाश की तरह वरदान के सामने आई और राहुल को उसकी गोद में थमाते हुए बोली, ये लो तुम्हारा बेटा, ये मर चुका है और इसे किसने मारा है ये तुम भी जानते हो। काश काश इसकी जगह तुम मर जाते। तुम्हारे पापों की सजा इस मासूम ने भुगती है। इतना कहकर प्रिया घर के अंदर चली गई और वरदान राहुल की लाश गोद में लिए वहीं घुटनों के बल बैठ जोर जोर से रोने लगा। लेकिन इससे पहले वरदान अपने बेटे की लाश पर चैन से रो पाता, उसे अंदर से पानी गिरने की आवाज आई और एक बहुत बुरी बदबू, जिसे सूंघ वो तुरंत ही हड़बड़ाते हुए घर के अंदर भागा। वरदान जब घर के अंदर गया तो देखा कि प्रिया अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल चुकी है। उसके हाथ में एक माचिस है जिसे जलाने ही वाली होती है कि तभी वरदान प्रिया के आगे गिड़गिड़ाते हुए कहता है, नहीं प्रिया, ऐसा मत करो। मेरे पास तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं बचा है। मेरा यकीन करो प्रिया, मैंने कुछ भी नहीं किया। वरदान ने सिर्फ इतना ही कहा था कि तभी उसके पीछे किसी की आवाज सुनाई दी। अब तो सच बता दे वरदान, या इतनी लाशें देखकर भी तेरा मन नहीं भरा भी? इस बात पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश ठंडे पड़ गए। राहुल अपने दोनों हाथों और पैरों पर किसी जानवर की तरह रेंगता हुआ वरदान के पास आ रहा था। राहुल को इस हाल में देख प्रिया भी दौड़ते हुए उसके पास जाने को हुई ही थी, पर वरदान ने प्रिया को ऐसा करने से रोक दिया। नहीं प्रिया, ये हमारा राहुल नहीं है। क्या? अगर ये हमारा राहुल नहीं है तो फिर कौन है? बताओ कौन है ये? प्रिया वरदान का गिरेबान पकड़कर गुस्से में उसे पूछ रही थी। तभी वरदान ने झुंझलाते हुए कहा, बंगला नंबर 113 की असली मालकिन सुप्रिया रायचंद है, जिसे इसकी सौतेली माँ ने धोखे से पागल बनाया और इसे इसके ही घर के एक कमरे में बंद कर दिया था। पिछले 8 सालों से ये अपने ही कमरे में बंद थी। फिर एक दिन इसकी सौतेली माँ ने मुझे अपने घर पर फोन करके बुलाया, मेरे साथ दोस्ती बढ़ाई, मुझे प्रमोशन दिलाने का वादा किया, पर बदले में मुझे उसके लिए एक काम करना था। प्रमोशन का सुनकर मैंने भी उस काम के लिए हाँ कर दी थी। तब मुझे पहली बार सुप्रिया से मिलवाया गया। वो 4 महीने पेट से थी। बोला कि वो उसकी ही नौकरानी की बेटी है और मुझे बिना किसी को खबर किए हुए उसका एबॉर्शन करवाना था। वरदान अभी बोल ही रहा था कि तभी राहुल ने उस पर हमला कर दिया और उसके जिस्म से मांस नोचकर खाने लगा। प्रिया भी वरदान को बचाने की कोशिश करने लगी। वो भी इससे बचने के लिए राहुल के साथ हाथापाई करने लगा, लेकिन कमजोर रहा। तभी इसी बीच वरदान का फोन बजने लगा। फोन वीरेन का था। वरदान ने किसी तरह फोन उठा लिया। सर, मैंने गड्ढा खोदकर बॉडी निकाल ली है, अब क्या करना है इसका? बॉडी की बात सुन राहुल के अंदर सुप्रिया रायचंद की आत्मा भी चौंक गई थी, क्योंकि वीरेन जिस बॉडी की बात कर रहा था वो सुप्रिया रायचंद की ही थी। तभी वरदान ने भी वीरेन से तुरंत कहा, वीरेन, बॉडी को जला दो
अभी। बॉडी जलाने की बात सुन राहुल के अंदर सुप्रिया की आत्मा वरदान पर और गुस्से से हमला करने लगी, जिससे वरदान अधमरा हो गया। उसके जिस्म में अब बस चंद सांसें बाकी थी, पर वो जिंदा था। मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। तुझे मारे बिना मैं मुक्त नहीं हो सकती। गुस्से में कहते हुए सुप्रिया वरदान की गर्दन पर वार करने ही वाली थी, और इधर वीरेंद्र सुप्रिया की सड़ी हुई बॉडी पर पेट्रोल डाल उसे आग लगाने ही वाला था कि तभी मौका देखकर सुप्रिया ने चाल चल दी और राहुल का मुर्दा शरीर छोड़ सुप्रिया वरदान की पत्नी प्रिया के शरीर में समा गई और पास में रखे लाइटर को जलाते हुए बोली, वीरेन को रोक दे, वरना तेरी पत्नी प्रिया भी नहीं बचेगी। सुप्रिया की ये चाल देखकर वरदान तड़प उठा। जैसे ही उसने वीरेन को रोकने के लिए फोन उठाया, इतने में सुप्रिया चीखने लगी, क्योंकि उधर वीरेन सुप्रिया की बॉडी में आग लगा चुका था, जिसके दर्द से तड़पते हुए प्रिया के शरीर में सुप्रिया के हाथ से लाइटर उसकी साड़ी पर गिर गया और वरदान की पत्नी उसके आंखों के सामने ही चीखते हुए जलने लगी। वो अपनी पत्नी को इतनी भयानक मौत मरते देखेगा, ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। इसके बाद वरदान हमेशा के लिए पागल हो गया और सुमोना की भी दिमागी हालत देख उसे भी मेंटल असाइलम में भेज दिया गया। और आज 7 सालों से दोनों एक ही पागल खाने में है। सुमोना और वरदान दोनों अपनी व्हील चेयर पर बैठे बातें कर रहे हैं। दोनों की ही बॉडी लगभग 70% पैरालाइज्ड है। हाँ, तो कल कहाँ तक सुनाया था मैंने? हाँ, याद आया। हाँ, तो मुझे सुप्रिया का अबॉर्शन कराने के लिए भेजा गया। तब सुप्रिया ने मुझसे बात की, बोली कि वो पागल नहीं है, बल्कि उस बंगले की असली वारिस है। उसकी सौतेली माँ उसे दवाई देकर पागल बनाती है और उसके पेट में जो बच्चा है उसके ही सौतेले भाई यानी कि तेरे बड़े भैया आदित्य का है, जो रोज रात उसके कमरे में जाता था। हाँ, बच्चा जरूर बड़े भैया का है, लेकिन उसे नोचने वाले तेरे बाप और तेरा हवेली का मुंशी वंशीधर भी है। तीनों ने टाइम से अपना टाइम टेबल सेट कर रखा था। जैसे तेरी माँ ने मुझे प्रमोशन का लालच दिया, सुप्रिया ने भी मुझे लालच दिया था। उसकी एक जमीन थी जो सिर्फ उसकी ही थी, वो मुझे देना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसका अबॉर्शन हुआ तो वो इस बार जिंदा नहीं बचेगी, क्योंकि इससे पहले भी उसके 3 अबॉर्शन हो चुके थे। वो मेरे सामने चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, यहाँ तक कि भागने की भी कोशिश की, पर मैं उसे बेहोश कर अस्पताल ले गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। जब मैंने ये बात आगे बताई तो उन्होंने बॉडी वापस बंगले पर लाने को कहा और फिर मुझसे ही गड्ढा खुदवाया और मैंने ही उसकी बॉडी को उसके ही बंगले में दफन कर दिया। हाँ, तेरा बाप कमीना था और तेरा भाई भी और तेरी माँ भी, और भूल मत, तुझमें भी वही खून है। वरदान की बात सुन सुमोना गुस्से से कांपने लगी और सुमोना को गुस्से से कांपता देख वरदान हंस रहा था।